वेलकम टू विजय पथ। आज की क्लास में हम साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नेम है केमिकल रिएक्शन। उससे जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन सभी को डिटेल वाइज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि है क्या केमिकल रिएक्शन और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज को बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। ए चेंज विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप, साइज, स्टेट एंड कलर। किसी भी तरीके से पदार्थ में कोई चेंज आ रहा है, कोई परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। कैसा कैसा परिवर्तन हो सकता है? उसका आकार चेंज हो रहा हो, शेप चेंज हो रही हो, उसका आकार में, साइज में चेंजिंग आ रहा है, या फिर उसकी अवस्था यानी कि स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या फिर उसके रंग में अगर कोई चेंज आ रहा है, उसके कलर में अगर कोई चेंज आ रहा है, तो ऐसी चीजों से जो नया परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। और इसी फिजिकल चेंज में कोई भी किसी भी तरीके का नया सब्सटेंस नहीं बनाया जाता है। नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी किसी भी तरीके से नया सब्सटेंस जो है वो नहीं बनाया जाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल से ले लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है बर्फ का पिघलना, ठीक है। अब मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास में जो है वो मैंने भरा है पानी, H2O। अच्छा, इसकी स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन सी है इसकी? इसकी स्टेट है हमारे पास कौन सी? लिक्विड स्टेट है, ठीक है, लिक्विड स्टेट है। तो इस केस में क्या होगा, जो लिक्विड स्टेट को अगर मैं फ्रिज के अंदर रख देता हूं, ऐसा मान के चलते हैं कि इस गिलास को मैं कहां पे रख देता हूं? फ्रिज के अंदर रख देता हूं। तो फ्रिज के अंदर रखने से क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या क्या चेंज हुआ? देखो, साइज में चेंज आएगा ना, पहले लिक्विड था, अब उसका साइज कुछ और हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी अवस्था की बात करें यानी कि स्टेट की बात करें, तो स्टेट में भी चेंजिंग आया। ये लिक्विड था, आइस जो है वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में चेंज हो गया। अच्छा, तीसरा सबसे मेन कॉन्सेप्ट, क्या कोई नया पदार्थ बना, कोई नया सब्सटेंस बना? तो नहीं बना। क्यों नहीं बना? वाटर और आइस दोनों एक तरीके से किसको शो कर रहे हैं? पानी को ही शो कर रहे हैं। इसको हल्का सा आप हीट करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा। यानी कि इस प्रोसेस में आप रिवर्स प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। जो चीज पहले थी आप उसी चीज में वापस रिटेन जो है वो कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि मेरे पास ये मान के चलो एक शीट है, ठीक है। इसको मैं क्या कर देता हूँ? फोल्ड कर देता हूँ। इसको मैंने फोल्ड करके दोबारा से ओपन किया, फिर से कागज रहेगा। अगर मैं इसको फाड़ देता हूँ, मान के चलो बीच से अगर मैंने इसको कट कर दिया, तो इसका जो मेथड है इसको ज्वाइन करने का वो तो नहीं है हमारे पास, हम जोड़ नहीं सकते। लेकिन पहले भी कागज था और अब भी क्या रहेगा? ये कागज ही रहेगा। तो जब हमारी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया जा सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। ये ध्यान रखना है। इसमें और क्या क्या आ सकते हैं? जैसे कि पानी को उबालना। आप पानी को उबालो, ठीक है, पानी को उबालने से क्या होगा? वो पानी भाप में बन जाएगा। चाय बनाते हैं, ऊपर प्लेट रखते हैं, जितना भाप होगा वो उस प्लेट के साथ टकराएगा, वो फिर से किस में चेंज हो जाएगा? पानी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे कागज को काटना बता दिया, पानी में चीनी को घोलना। तो जब भी हम पानी में चीनी को घोल रहे हैं, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो पानी पानी सारा भाप में चला जाता है, और नीचे जो क्रिस्टल बच जाएंगे वो किसके रह जाएंगे? वहां पर चीनी के रह जाएंगे। तो कोई भी नया प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बनता है। और अगर रफली एक ही सिंपल मेथड से अगर हम इसको डिफाइन करें, तो फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, और उसके साथ साथ अगर आपकी स्टेट, कलर, अवस्था किसी भी तरीके से अगर कोई चेंज आ रहा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा रिटेन कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब जिसको हम दोबारा से वापस उसी स्थिति में ला सकते हैं। इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है। अच्छा, आगे आते हैं इसके सेकेंड टाइप के ऊपर। जो इसका सेकेंड टाइप है वो है रासायनिक परिवर्तन, जिसको बोला जाता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में कोई ना कोई नया सब्सटेंस जो है वो क्या होगा? बन के रेडी हो जाएगा। कोई ना कोई नया पदार्थ जो है वो बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज बोलेंगे। अच्छा, इस केमिकल चेंज में क्या क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसको। दूध का दही में चेंज होना, मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज हो सकता है, लेकिन क्या दोबारा कर्ड से वो मिल्क में चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो जब रिवर्स प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको आप क्या बोल देंगे?
रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज बोल देंगे। वैसे उसी तरीके से लोहे में जंग लगना, ठीक है, लोहे में अगर कोई जंग लगता है तो लोहे में जंग लगने के लिए वहां पर हमें किसकी जरूरत होती है, पानी की। मॉइस्चर का जब लोहे के साथ अटैक होगा तो उसके ऊपर जंग लग जाएगा। जब लोहे के ऊपर जंग लगता है तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है, हल्का सा ब्राउनिश कलर या रेडिश ब्राउनिश कलर जो शो हो जाता है। अच्छा, जब हम इसके ऊपर पेंट कर रहे हैं, पेंट करने से जंग को खत्म नहीं किया जा सकता, जंग खत्म नहीं होता। आप बोलेंगे पहले जंग लगा था पूरा खत्म हो गया, नहीं, पेंट करने से तो सिर्फ एक लेयर बनी है ताकि उसका वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ जो कांटेक्ट है वो क्या हो जाए, छूट जाए, कट हो जाए, तो नया जंग उसके ऊपर ना लगे। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में भी कौन सा चेंज आता है, रासायनिक चेंज यानी कि आपका केमिकल चेंज। लकड़ी का जलाना, लकड़ी को आप जलाओ, ठीक है जी, कार्बन को जलाया आपने, वुड को जलाया। अच्छा, जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है, ऑक्सीजन। जब आप इसको जलाएंगे तो लकड़ी को जलाने से एक तो आप आग सेक सकते हैं, एक तो मिली आपको हीट, दूसरा लाइट भी मिलती है, रोशनी, ठीक है, लाइट। और तीसरी जो चीज हमारे पास बची वो बची ऐश यानी कि राख, धूल जिसको बोलते हैं। तो क्या दोबारा ऐश से हम लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो लकड़ी को जलाना क्या आएगा, केमिकल चेंज। और लकड़ी को काटना, अगर लकड़ी को काटने की बात की जा रही है, जैसे ये लकड़ी है मान के चलो, इसको मैंने काट दिया तो रहेगी तो लकड़ी। तो जब लकड़ी को काटने की बात आएंगे तो चेंज होगा फिजिकल चेंज, और लकड़ी को जलाने की बात करेंगे तो कौन सा चेंज आएगा, केमिकल चेंज। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें हमेशा नया कोई ना कोई सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसके साथ साथ इरिवर्सिबल होते हैं, वापस सेम पोजीशन पे नहीं जा सकते। और यहाँ पर एनर्जी में भी चेंजिंग आ जाती है, ठीक है, एनर्जी में भी कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। भोजन का पचना, हम भोजन जो खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ऐसी चीजें दे रहा है, तो हम उसको दोबारा से फूड में चेंज नहीं कर सकते, वो सारा वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं कि क्या कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। कोई भी चेंज, चाहे फिजिकल है चाहे केमिकल है। सबसे पहला, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज होना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से दोबारा लिक्विड, और लिक्विड से दोबारा सॉलिड, कुछ ना कुछ चेंज आना जरूरी है। उसके साथ साथ कलर में चेंज आना, रंग में भी कई बार क्या जाता है चेंज, जैसे लोहे में जंग लगता है तो जो नया लोहा होता है वो बिल्कुल काले रंग का आप बोल सकते हो, और जब जंग लग जाता है तो उसके ऊपर हल्की सी एक ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है। फिर आता है गैस का निकलना, गैस का निकलना, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं पर छोड़ते कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस केस में गैस का निकलना भी आपको कोई ना कोई चेंज बता रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना, जैसे बर्फ था, बर्फ का टेम्परेचर होगा आपके पास कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ को प्लेट में यहाँ पे रख दो, थोड़ी देर के बाद वो पिघलना शुरू हो जाएगा, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 से कहाँ जाएगा, आगे की तरफ, जैसे 10 डिग्री हो जाएगा, फिर उसके बाद 20 डिग्री हो जाएगा, तो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाएगा। यानी कि हमारे तापमान में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन। जब ऐसी चीजें हों तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई ना कोई वहां पर रिएक्शन हुआ है, चाहे वो फिजिकल या फिर वो केमिकल। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है केमिकल रिएक्शन, जो कि हमारी डेली लाइफ में परफॉर्म कराए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बोला गया प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनाया जाता है, किसके द्वारा, प्लांट्स के द्वारा, ठीक है, कॉमन सी चीज है। जब भी अच्छा पौधों को खाना बनाना है तो एक चीज की जरूरत है, वो है सनलाइट, ठीक है, हीट उसको चाहिए। तो हीट जब उसको चाहिए तो कोई ना कोई एक नया प्रोडक्ट वहां पर बन के रेडी होता है। जब नया प्रोडक्ट वहां पर बन के रेडी होगा तो यानी कि वो वाला फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किसके अंडर चला जाएगा, केमिकल चेंज के अंडर चला जाएगा, केमिकल रिएक्शन आएगा। उसके बाद बात करते हैं लकड़ी का जलना, लकड़ी को जला रहे हैं, ऐश बन जाती है, नया प्रोडक्ट बनता है, ये भी चीज है। उसके बाद आता है मेटाथेसिस रिएक्शन। मेटाथेसिस रिएक्शन जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, बेसिकली दो चीजों को मिला के एक नया कुछ ना कुछ कंपाउंड जो है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है अंडे को पकाना, जैसे एग है। अच्छा, एग जो है उसका अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है, लेकिन जब उसको हम जला देते हैं, उसको बॉईल कर देते हैं, तो वो लिक्विड से किस फॉर्म में चला जाता है, सॉलिड फॉर्म में चला जाता है।
उसके बाद है रोटिंग बनाना, केले का खराब हो जाना या फिर केले का पकना। तो हम दोबारा से उसको कच्चा जो है वो नहीं बना सकते, वो अगर एक बार सड़ गया खराब हो गया तो वैसा का वैसा ही रहता है। उसके बाद है एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन। जितने भी सेल्स हैं वो अपनी लाइफ को जीने के लिए कोई ना कोई एक गैस इनहेल करती हैं और एक गैस बाहर छोड़ती हैं। जैसे ह्यूमन है, ऑक्सीजन लेगा जिंदा रहने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई गैस निकल रही है वहां पर, तो ये भी किसी ना किसी एक रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करवाती है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना बता दिया। रस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, Fe2O3, ये भी रस्ट का फॉर्मूला है। और इसके साथ साथ अगर मैं XH2O जोड़ दूं तो ये भी आपका रस्ट का फॉर्मूला रहता है। X का मतलब होता है अननोन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर या फिर अनलिमिटेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। हमारा जो खाना जब एक बार पच गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सारे अलग हो गए, तो दोबारा से उनको मिक्स नहीं किया जा सकता, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। उसके बाद है दूध का खट्टा होना, ठीक है, दूध का दही में कन्वर्ट होना, यानी कि इसको भी हम दोबारा से दही से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। मिल्क की बात करेंगे, पीएच वैल्यू 6.4 या फिर 6.6 होती है, एसिडिक नेचर का होता है। कर्ड की बात करें 4.5 से लेके 5.5 तक ये अपनी पीएच स्केल को मेंटेन करके रखता है। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया है जो कि दूध को खट्टा बनाने में हेल्प करता है, तो दूध से दही जो है वो बन जाता है उसमें। ये वाली चीज भी आपको क्या करनी है, अपने माइंड में रखनी है। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जो कि इन केमिकल चेंजेस के थ्रू आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। अब एक पिक्चर आपके सामने दी गई है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे केमिकल चेंज की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है कंबल्शन। जब आग को जला रहे हैं तो आग को जलाने से जो लकड़ी जलाई जा रही है उसकी तो बन जाएगी राख, तो दोबारा राख से लकड़ी नहीं बनाई जा सकती, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। कोई चीज खराब हो गई, ठीक है, तो उसको दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से जंग है, उसी तरीके से डाइजेशन है। ये ऐसे प्रोसेस हैं जो कि रिवर्स बैक नहीं आते हैं। जो एक बार चीज हो गई तो उसके आगे जाएंगे, उससे पीछे नहीं आएंगे, सिर्फ हम उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और अगर यही चीज फिजिकल चेंज के साथ अगर हम चेक करें, जैसे सबसे पहले एक आइसक्रीम को पिघलाया जा रहा है, आइसक्रीम को फिर से फ्रीजर के अंदर रख दो, फिर से जम जाएगी। ओपनली रखेंगे पिघल जाएगी, फ्रीजर के अंदर रखेंगे फिर से जम जाएगी। उसी तरीके से है बॉइलिंग, ये भाप निकल रहा है, आप यहाँ पर प्लेट रख दो, तो प्लेट से वो जितना भी मॉइस्चर है वो सारा उसके ऊपर ड्रॉप्स की फॉर्म में बन के तैयार हो जाएगा, जिसको केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, आसुत जल हम इसको बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद एक शीट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है, काटा जा रहा है, लेकिन रहेगी क्या, ये रहेगी तो शीट ही, ठीक है। उसके बाद है जैसे चॉपिंग, टमाटर को आपने कट किया, जब आप टमाटर को कट करेंगे तो रहेगा वो भी टमाटर ही, ठीक है। हालांकि उसको ज्वाइन नहीं करवा सकते, आप ये बोलेंगे कि हाँ मैंने काट दिया, फिर से उसको ग्लू लगा के या वो नहीं जुड़ सकता, लेकिन वो है कच्चा, रहेगा टमाटर। लेकिन जब उसको हम बॉईल कर देंगे, पका देंगे, तो फिर वो किस में चला जाएगा, केमिकल चेंज में चला जाएगा, ठीक है। वो चीज यहाँ पर आपके पास बताई जा रही है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी प्रोसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको या तो केमिकल के बारे में बता रहे हैं या तो फिर वो आपको फिजिकल के बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जिसमें हमारे पास केमिकल एज वेल एज फिजिकल दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पर जानेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो है बर्निंग ऑफ अ कैंडल। जब एक कैंडल को हम जलाते हैं तो उस प्रोसेस को हम दोनों तरीकों से चेक करते हैं, यानी कि हमारे पास वो फिजिकल चेंज भी होगा और उसके साथ साथ हमारे पास वो केमिकल चेंज भी होगा। अब फिजिकल कैसे है, जब आप एक कैंडल को, मोमबत्ती को पिघला रहे हो तो पिघलाने से इसका ये जो हिस्सा है सॉलिड पार्ट, वो पिघल पिघल के कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। अगर आप इसको दोबारा से गर्म करो, उसके अंदर एक थ्रेड डाल दो, तो फिर से कैंडल रेडी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ये चीज पिघल के सॉलिड में गई, सॉलिड से आप उसको फिर से लिक्विड में कन्वर्ट करके कैंडल बना सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, तो इसका मतलब ये आपका फिजिकल चेंज है, ठीक है। उसके बाद है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कैसे, जब आपने जलाया तो आपको क्या मिली, वहां पर हीट मिली, हीट के साथ साथ जो है
वो आपको लाइट मिली, और वो जो थ्रेड आपने यहाँ पर लगाया था धागा, वो धीरे धीरे जलते जलते खत्म होता गया, वो ऐश में कन्वर्ट होता गया, राख में कन्वर्ट होता गया। तो आप उसको दोबारा से थ्रेड की फॉर्म में रिटेन नहीं कर सकते। तो वो आपका कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक सिंपल सा प्रोसेस और बताता, जब भी यहाँ पर ये आग लग रही है, अलग अलग कलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, रेड है आपके पास, येलो है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है ब्लू कलर की लाइट में। ये ध्यान रखना आपने, जो सबसे ज्यादा हीट एनर्जी होगी, गैस जलाते हैं ना हम घर में, आपने देखा होगा येलो कलर नहीं आता उसका, उसका कलर आता है ब्लू। ब्लू कलर में नीली ज्वाला जो होती है वो सबसे ज्यादा हीट उसके अंदर जो होती है वो होती है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक प्रोसेस और है जिसको हम जानते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। एक्सो, एक्सो से आपने याद रखना है एग्जिट, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकालना, और एक दूसरा है वो है एंडो, एंडो से आपने याद रखना है एंटर। एंडो का मतलब है एंटर, जहां पर हीट जो हो रही है वो अंदर आ रही है। एक्सो में हीट क्या करेगी? बाहर जाएगी, और एंडोथर्मिक में हीट अंदर आएगी। जैसे एक आइस को पिघलाने की बात कर रहे हैं, एक प्लेट में बर्फ रखा, मैंने उसको टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो आइसक्रीम या जो आइस है वो क्या होगी? धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगी। क्यों पिघली? इसलिए पिघली क्योंकि उसने अपने अंदर क्या ऑब्जर्व किया? हीट को अपने अंदर खींचा। तो जब कोई चीज उसके अंदर जा रही है तो यानी कि कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सोथर्मिक। जब हम आग को जला रहे हैं तो उससे हीट जो है वो कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। कोयले को जला रहे हैं तो हीट कहाँ जा रही है? बाहर की तरफ जा रही है। जब हीट बाहर की तरफ जाएगी, एग्जिट होगी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन और हम लेके आते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें सनलाइट को एंटर करवाना पड़ेगा कि एग्जिट करवाना पड़ेगा? एंटर करवाना पड़ेगा, सनलाइट को अंदर भेजना पड़ेगा। जब अंदर भेजने की बात आएगी तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होगा? वो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अपने दिमाग में सेट करके जो है वो रख लेना कि एंडो का मतलब होगा हीट को एंटर करवाना, एक्सो का मतलब होगा हीट को बाहर निकालना। किसी भी तरीके का कोई भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, जब भी हम फिजिकल और केमिकल चेंज को करते हैं तो हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी जरूरी है, और ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट दिया था जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, लेवोसियर। उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया, जिसके तहत ये बताया गया कि जितना प्रोडक्ट आपके पास स्टार्टिंग में था उतना ही प्रोडक्ट आपके पास कहाँ होना चाहिए? लास्ट में भी होना चाहिए। यानी कि बोलते हैं जितनी चीनी डालेंगे उतनी क्या आती है? मिठास आती है। तो वही चीज है, अगर 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो मिठास भी किसके बराबर होगी? 1 चम्मच चीनी की मिठास के बराबर होगी। और अगर 1 कटोरी चीनी की डाल देंगे तो मिठास भी ज्यादा होगी। तो वही चीज है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो मॉलिक्यूल्स की जो संख्या है, जो उनका अमाउंट है, वो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। सबसे पहले जिंक लिया, जिंक के साथ हमने H2SO4 को ऐड किया और हमारे पास बना ZnSO4 और प्लस के H2। हाइड्रोजन गैस हमने जो है वो बाहर निकाली यहाँ पर। अब जिंक को किसके साथ मिक्स किया जा रहा है? H2SO4 के साथ मिक्स कर रहे हैं। H2SO4 क्या आपके पास? H2SO4 एक एसिड है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इट इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल, किंग ऑफ एसिड या किंग ऑफ केमिकल, ये बोलते हैं। अच्छा, यहां पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट आपके पास कौन सा है? एक एलिमेंट आपके पास जिंक। कितने हैं जिंक यहाँ पर? ओनली 1। तो वहां पर भी जिंक होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर जिंक कितने हैं? सिर्फ 1 है। सेकंड पे आते हैं, हाइड्रोजन को चेक करो। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? H2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन को चेक करते हैं।
हाइड्रोजन यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद सल्फर को चेक करते हैं, एस इकलौता है, यहाँ पर भी एस कितना है, इकलौता है 1। और ऑक्सीजन यहाँ पर है आपके पास 4 और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो अगर आप देखेंगे ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल है। अगर जिंक 1 है तो दूसरी तरफ भी जिंक 1 है। ये दो चीजें होती हैं रिएक्टेंट, जिनको हम आपस में क्या करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं, और हमारे पास जो रिजल्ट मिलता है उनको बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। दो चीजों को रिएक्ट करा के एक जो नई चीज हमारे पास बनती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। दोनों को मिक्स कराने से जो भी वैल्यू निकलेगी वो इक्वल है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन और लेते हैं जिसको हमने खुद बैलेंस करना है, उसको भी चेक करते हैं कि कैसे उसको बैलेंस किया जाएगा। ये इक्वेशन आपके पास दी गई है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Fe प्लस H2O, और दोनों से हमें जो मिला वो क्या मिला, Fe3O4 और प्लस के H2। अब यहाँ पर हमने इसको बैलेंस करना है कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, देखते हैं। ये लाइन लगाई मैंने, यहाँ पर Fe चेक करो, Fe कितने हैं यहाँ पर, 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, H की बात करते हैं, यहाँ पर है Fe आपके पास 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने आपके पास यहाँ पर, ओनली 1। अब यही सेम चीजें वहां पर भी होनी चाहिए। Fe की बात कर रहे हैं, देखो Fe यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन को चेक करते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन था सिंगल, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गए हमारे पास 4। अब क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है, बैलेंस नहीं है। अब जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो ऐसा नहीं करना आपने कि वहां पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी जो है 4 लगा दो, ठीक है। कभी भी जब भी हम बैलेंसिंग की बात करेंगे, कोई भी चीज उसके पाँव में नहीं लिखी जाती है, कि ऐसा नहीं आपने Fe लिखना है उसको 2 बनाना है तो 2 यहाँ पे लिख दिया, कभी नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा गलत हो जाता है। जब भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, हमेशा जो नंबर आपने लिखना है वो कहाँ पर लिखना है, उसके आगे लिखना है, इतना आपको पता होना चाहिए। दूसरी ये है कि आपने जैसे ऑक्सीजन को 2 बनाना है, ऑक्सीजन को अगर आपने 2 बनाना है तो मैंने बोला पाँव में तो हम नहीं लिख सकते, आपने हमेशा कहाँ लिखना है, फ्रंट में। जब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो रही है, पर उस केस में हाइड्रोजन की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो हाइड्रोजन वहां पर कितना बन जाएगा आपके पास, 4 बन जाएगा। इस तरीके से आपने बैलेंस करना। अच्छा अब देखते हैं बैलेंसिंग में कैसे कर सकते हैं। देखो यहां पर Fe3 है आपके पास, यहां पर भी 3 लगाने हैं, तो मैं क्या करता हूँ 3 यहाँ पे लगा लेता हूँ। Fe बैलेंस हो गया, यहाँ पर 3 Fe थे, यहाँ पर भी Fe कितने हो गए, 3 हो गए, ये तो हो गया बैलेंस। नेक्स्ट पे आते हैं, ऑक्सीजन को चेक करो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को 4 बनाना है तो मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर 4 लगा दूंगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4। बट एक प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैंने 4 को ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 के साथ हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आ गया, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 जो है वो हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपके पास 8 आ गया, तो वहां पर भी हाइड्रोजन कितने बनाने हैं, 8 ही बनाने हैं। तो यहाँ पर 2 हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8। Fe दोनों तरफ 3, हाइड्रोजन दोनों तरफ 8, और ऑक्सीजन दोनों तरफ कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर हो गया इतना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। जब भी नंबर लिखना है हमेशा उसके आगे लिखना आपने, कभी भी अगर पाँव में लिखेंगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप किसी नंबर के आगे कोई नंबर लिख रहे हैं, मान के चलते हैं मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। सल्फर कितना हो जाएगा, सल्फर सिंगल है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सल्फर हो जाएंगे 2, और जब ऑक्सीजन की बारी आएगी तो 4 2 जा 8। तो किसी न किसी तरीके से यहाँ पर चेंजिंग जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है, और ये नंबर अप और डाउन के केस में मल्टीप्लाई होते हैं, ना कि उनको
प्लस किया जाता है। ये आपको केमिकल इक्वेशन में बेसिक चीज जो है वो पूछी जा सकती है। एक लास्ट सेक्शन और कवर करेंगे, वो ये है कि रेट्स ऑफ रिएक्शन। रेट्स ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो रिएक्शन स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है, उस चीज को चेक करना। कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके थ्रू हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा सकते हैं या फिर स्लो डाउन करा सकते हैं। जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ। घर में आग जलाते हैं, ठीक है, कागज लगा दिया आपने अखबार का, आग जलना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन अगर उसी कागज की जगह अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। मतलब जो काम अखबार ने नहीं किया उससे डबल, 3 गुना, 4 गुना फास्ट काम कौन करेगा वहां पर? जो पेट्रोल है वो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको ये बोलूं कि दूध को दही में चेंज करना है, ठीक है, तो दूध को दही में हम अगर ऐसे 4-5 दिन के लिए रहने देते हैं, ठीक है, ओपनली, गर्मियों के दिन होते हैं, सुबह को अगर आपने रखा होगा तो शाम तक धीरे धीरे वो खराब होता होता जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दही में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी दूध के एक गिलास में 2 चम्मच दही का डाल दूं तो आधे 1 घंटे के बाद ही वो किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा? दही में चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा सब्सटेंस उसमें डाल रहे हैं जिसकी वजह से या तो रिएक्शन फास्ट हो रहा है या तो वो रिएक्शन कैसा हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा है। आग को बुझाना जैसे, ठीक है, अगर आग को बुझाना है तो वहां पे अगर पानी डालेंगे तो उसका जो रिएक्शन है जो इतनी फास्ट चल रहा था वो कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आपको किस किस तरीके से, कौन कौन से मेथड से आप उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। सबसे पहला आता है तापमान, यानी कि अगर आप टेम्परेचर का कुछ अप और डाउन करते हैं, चाहे अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी क्या आ जाएगा? चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि पानी को गर्म कर रहे हैं, एक गिलास को धूप में रख दो और एक गिलास को आग के नीचे रख दो, सबसे जल्दी कौन गर्म होगा? आग वाला। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर था वो कैसा था? ज्यादा था। दोनों तरफ अगर टेम्परेचर सेम है तो टाइम भी सेम लगेगा बॉईल होने में। लेकिन अगर टेम्परेचर अप डाउन है तो उस केस में जल्दी गर्म कौन सा हो जाएगा? जहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है कि इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना। कंसंट्रेशन को कैसे? अब दूध से दही में तो चेंज कर रहे हैं, 2 गिलास लिए, एक गिलास में सिर्फ 1 चम्मच दही डाला है कन्वर्ट करने के लिए और दूसरे में 4 चम्मच दही के डाल दिए, तो सबसे जल्दी कौन दही बनाएगा? जिसमें 4 चम्मच होंगे, ठीक है, वो सबसे जल्दी बन जाएगा क्योंकि वहां पर हमने जो कंसंट्रेशन है उसकी वो कैसी रख दी? थोड़ी सी ज्यादा रख दी। एक और आता है कैटालिस्ट का यूज करना। अब ये कैटालिस्ट क्या चीज है? कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता? थोड़ा सा फास्ट कर देता है। जैसे आग नहीं जल रही तो हम पेट्रोल डाल देते हैं तो आग जल्दी जल जाती है, तो वैसे कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को क्या करवाना? फास्ट करवाना, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है एक, वनस्पति घी का वनस्पति तेल में कन्वर्जन, जो वनस्पति डालडा घी बनता है ना हमारा। अब उस प्रोसेस को कराते कराते काफी टाइम लगता है, लेकिन जब उस प्रोसेस में कैटालिस्ट एज ए निकल, एज ए कैटालिस्ट अगर हम उसमें डाल दें, निकल सब्सटेंस अगर हम उसमें डाल दें तो वो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाता है, जल्दी हो जाएगा। जैसे लोहे में जंग लगना, मान के चलो घर के अंदर लोहा रखा है तो जंग नहीं लगेगा, उसी लोहे को बाहर बारिश में रख दो, अगले दिन उसके ऊपर रस्ट की पतली सी लेयर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो कैटालिस्ट की वजह से रिएक्शन की स्पीड जो थी वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपका कनेक्टेड है फिजिकल एंड केमिकल चेंज के साथ। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जो कि केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं और अपनी तैयारी जो है वो आपने एज इट इज मेंटेन रखनी है। जल्दी नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।